हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या दिया गया है? 980 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक संख्या हमें दी गई है क्या? 980। इसका हमें अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो देखिए आप, एक शब्द क्या है? गुणनखंड और अभाज्य। यदि बच्चों आप लोगों ने अभी तक इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो एक बार अवश्य देखें। उस वीडियो में गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और बहुत से टॉपिक का विस्तृत में अध्ययन किया गया है। तो एक बार वह वीडियो आप अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जिससे आपको आगे के प्रश्नों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए उदाहरण नंबर 7 अभी हम लोग समझते हैं। क्या दिया गया है? 980 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल क्या है? 980। 980 तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब यहाँ पर क्या बचा? 9 में 8 घटाएंगे 1 आया, 1 बचा, तो ये हो गया 18। 2 नमा 18। अब देखिए यहाँ तक पूरा कट गया, अब 0 है तो 2 शून्य शून्य। अब फिर से 2 से काटेंगे। 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 4 से अधिक न हो, तो 2 दूना 4। अब 4 तो कट गया, 9 को काटेंगे। 2 चौको 8, 1 बच गया, ये हो गया 10। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। या इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो आप भाग भी दे सकते हैं। ठीक, अर्थात 2 से 490 को हम विभाजित करेंगे तो 245 आएगा, भाग करेंगे तो। अब देखिए इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब 3 से चेक कीजिए, तो 3 से इनके अंकों को जोड़िए, 2 4 6, 6 5 11, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 से काटिए। देखिए 2 अंक हम लिख लेंगे 24, तो 5 चौक 20, 55 25 अधिक हो जाएगा, तो 5 चौक 20। अब कितना यहाँ से बचा? 24 में 20 हमने घटाया, 4 बचा, हो गया 45। तो 5 नमा क्या हो जाएगा? 45। अब देखिए आ गया 49। 49 तो 5 से कटेगा नहीं, 6 से 7 से, अब ये 7 से कटेगा, तो 7 सते 49। अब देखिए 7 है, 7 से हम काटेंगे तो 7 एकम 7, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे इस प्रकार से, लिख देंगे अतः 980 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2 2 5 7 7, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे देखिए नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों में हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम सभी कथनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला ए नंबर दिया गया है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होती है। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है बताना है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 6, तो 6 देखिए, संख्या 6 को 3 से विभाजित कीजिए तो 3 दूना 6। ये देखिए ये पूरा भाग चला गया, अर्थात संख्या 6 3 से विभाजित हो गई। अब इस संख्या 6 को 9 से विभाजित कीजिए। 9 से देखिए विभाजित होती है, 9 से देखिए विभाजित नहीं होगी। और कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे 12। हमने क्या लिया? 12 देखिए 3 से विभाजित कीजिए, 3 से, तो 3 चौक 12। ये देखिए पूरा भाग चला गया। अब 12 को आप 9 से विभाजित कीजिए, तो 9 से देखिए 9 एकम 9,
कितना बचेगा, 12 में 9 घटाएंगे 3 आएगा, ये शेष फल बच गया। तो अतः हमने क्या देखा कि किसी संख्या को यदि हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है तो वह जरूरी नहीं है कि वह संख्या 9 से भी विभाजित हो। यहाँ पे देखिए 12 3 से विभाजित हो गया लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह कथन क्या हो गया, असत्य। कथन क्या है, असत्य। असत्य। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, यदि एक संख्या 9 से, यदि एक संख्या, कोई एक संख्या है जो 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी, यह हमें बताना है। तो कोई एक संख्या लीजिए जो 9 से विभाजित होती हो, जैसे हमने ले लिया 18। 18 को देखिए 9 से भाग कीजिए, 9 दूना 18, ये पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक, इसको 18 को अब 3 से विभाजित कीजिए, 18 को 3 से भाग दीजिए, 3 छाक 18, ये देखिए। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। यह बोला है एक संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाती है, तो यह कथन क्या है, सत्य। यह कथन कैसा है, सत्य है। क्या है सी नंबर, कि एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो देखिए हम कोई एक, जैसे 18 से विभाजित होने वाली संख्या लेते हैं। 18 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी, इसका गुणज 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, इसी तरह से आगे। तो कोई संख्या इनमें से एक ले लेते हैं, जैसे 54 हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 54 को आप 18 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा, 18 तिया 54, ये देखिए घटाएंगे पूरा पूरा घट जाएगा, भाग चला गया। अब इसी 54 को आप भाग दीजिए 3 से। ठीक, 18 से हमने भाग दिया, एक संख्या को 18 से भाग दिया, अब 3 से भाग कीजिए तो 3 एक कम 3 होगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, ये देखिए 24 में 24 जीरो बचा, घटाएंगे तो। अब 54 को आप 6 से विभाजित कीजिए, 6 से, तो 6 नैया 54, ये देखिए 4 में 54 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अर्थात कोई संख्या यदि 18 से विभाजित हो जाती हो तो वह संख्या 3 से और 6 से भी विभाजित होगी, तो यह कथन कैसा है, सत्य है। ठीक, आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर डी नंबर क्या दिया गया है, यदि एक संख्या 9 और 10, यदि एक संख्या, कोई भी संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए कोई एक संख्या हम लेते हैं, जैसे 180, तो देखिए 180 को हम 9 से विभाजित करेंगे, 9 से, तो 9 दूना 18, ठीक, ये 0 आ गया, कट गया, अब 0 उतर जाएगा तो 9 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक, इस तरह से 180 9 से विभाजित हो गया। अब 180 को हम देखते हैं 10 से, तो 10 एक कम 10, अब 18 में 10 घटाएंगे 8 आएगा, एक 0 उतर गया, तो 10 अट्ठे 80, 80 में 80 घटाएंगे ये पूरी तरह कट जाएगा। अर्थात 180 10 से भी विभाजित हो गया। अब 180 को आप देखिए 90 से, तो 90 दूना 180 होता है, ये देखिए पूरा विभाजित हो गया। अर्थात एक संख्या यदि 9 से विभाजित होती हो, 10 से विभाजित होती हो, तो वह संख्या 90 से भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, तो यह कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। यह क्या है, सत्य है। अब देखिए ई नंबर क्या दिया है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो, दो संख्याएं कैसी हो, सहअभाज्य हो, तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहती हैं, ऐसी दो संख्याएं जो
जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 4, 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए ये एक दूसरे से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। या फिर हम देखिए 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2, 3 का गुणनखंड क्या होंगे, 3 के गुणनखंड 1 और 3, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। ठीक, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो 2 और 3 का सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1। जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 हो तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ई नंबर क्या बोला गया है कि यदि दो संख्या सह अभाज्य संख्या हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या हमने क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी तरह से आगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो तो उनमें कम से कम एक अभाज्य संख्या होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 8 और एक संख्या ले लिया 9, 8 और 9 दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक के अलावा किसी अन्य संख्या से समान संख्या से विभाजित नहीं होंगे, अर्थात ये एक दूसरे से किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं होंगे, नहीं कटेंगे, इसलिए क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 क्या है, देखिए अभाज्य संख्या में 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थात 8 क्या है, भाज्य संख्या है और 9 भी भाज्य संख्या है। लेकिन कथन में बोल रहा है कि कम से कम एक अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, तो कथन क्या बोल रहा है, असत्य। कथन कैसा है, असत्य है। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे एफ नंबर क्या दिया गया है। अब देखिए एफ नंबर क्या है हम लोग का, एफ नंबर दिया गया है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होंगी, अर्थात 4 से जो संख्या विभाजित हो जाती हैं वो सभी संख्याएं 8 से भी विभाजित होंगी, ऐसा जरूर नहीं है। देखिए जैसे हम एक संख्या लेते हैं 12 देखिए 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 तिहाई 12, लेकिन इसी 12 को हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 से विभाजित नहीं होगा, 8 एक कम 8, देखिए 12 में 8 घटाएंगे 4 आया, ये क्या बच गया, शेष बच गया, शेष फल। तो हमने क्या देखा कि एक संख्या हमने लिया, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है लेकिन 8 से विभाजित नहीं होती है। तो 4 से विभाजित सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये कथन क्या है, असत्य है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संख्या 4 से विभाजित हो वह 8 से भी विभाजित हो जाए। अब देखिए आगे क्या दिया गया हम लोग को, हम लोग देखेंगे आगे हम लोग को दिया गया है जी नंबर 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, अर्थात बोला गया है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम कोई संख्या लेते हैं 8 से विभाजित होने वाली, जैसे 16 देखिए 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 दूना 16, ठीक, पूरा कट गया। अब इसी 16 को हम 4 से चेक करते हैं, 16 को 4 से चेक करते हैं तो 4 चौक 16, देखिए अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई संख्या यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यह कथन कैसा है, सत्य है। आगे देखिए क्या बोला गया है, एच नंबर, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। ठीक, तो जैसे हमने कोई संख्या यहाँ पे क्या बोला है, यदि कोई संख्या कोई भी संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती हो, दो संख्याओं को विभाजित करती हो, तो हम कोई एक संख्या लेते हैं जैसे 2, देखिए 2 4 को भी विभाजित करेगा और 6 को भी विभाजित करेगा।
2 का भाग संख्या जो 2 है वह 4 को भी काटेगी, जैसे 2 दूना 4, देखिए 4 में 4 घटाएंगे 0 आ गया, पूरा कट गया। इसी तरह से 2 से 6 भी विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, देखिए भाग चला गया। अर्थात संख्या 2 4 को विभाजित कर दी और 6 को विभाजित कर दी। तो यहाँ पे बोला है यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती हो तो वह संख्या उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। तो इनका योग देखते हैं, 4 और 6 का योग क्या होगा, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 + 6 बराबर 10। अब 10 को हम चेक करेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं। तो 2 से भाग कीजिए, 2 पंचे 10, पूरा भाग चला गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती हो तो वह इनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। यह क्या है, सत्य कथन है, सत्य है। ठीक, अब आगे देखिए क्या दिया गया हम लोगों को। आगे एच हो गया। आई नंबर क्या दिया है, यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरा विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। जैसे क्या बोला है कि यदि कोई एक संख्या 2 संख्याओं के योग को विभाजित करती है, ठीक, तो 2 संख्या, कोई संख्या ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, ठीक, और कोई संख्या ले लेते हैं जिनका योग 2 संख्या, यहाँ पे हमने एक ले लिया संख्या 3 और एक ले लिया 7, तो इन दोनों का योग कितना होगा, जोड़ कितना होगा, 10। अब बोला है यदि कोई संख्या, जैसे कोई संख्या 2 संख्याओं के योग को पूरा विभाजित करती हो। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का एक क्या है, 10, 2 क्या है, 10 को पूरा विभाजित करेगा। जैसे देखिए 2 पंचे 10, 2 क्या है, इन दोनों संख्याओं के योग को पूरा विभाजित कर दिया। ठीक, आगे देखिए क्या बोला है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। तो 2 इन दोनों के योगफल को विभाजित कर दिया। अब 2 हम चेक करेंगे कि 2 3 को विभाजित कर रही है, 7 को विभाजित कर रही है। तो देखिए 2 से 3 विभाजित नहीं होगा, 2 से 7 भी विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। अर्थात यदि कोई संख्या 2 संख्याओं के योगफल को विभाजित करती है तो उन संख्याओं को अलग अलग विभाजित नहीं करेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमें कि 60 के 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष हमें दिए गए हैं नीचे। इन वृक्षों में हमें अज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे अज्ञात संख्याएं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है तो हम ज्ञात करेंगे क्या आएगा, और इन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इनके जगह पे क्या आएगा, हमें यह चीज़ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए एक संख्या लीजिए, जैसे 6 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बराबर 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 होता है। तो 6 को हम संख्या 2 और 3 के गुणनफल में के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 6 को हम इन्हीं संख्याओं को शाखाओं के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड वृक्ष के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 60 को एक हमने यहाँ पे 6 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए एक जगह हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम कैसे, हमें यहाँ पे क्या राशि आएगी, कौन सी संख्या आएगी, कैसे हमें ज्ञात होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2 का 6 में भाग कीजिए, 6 को 2 से भाग कीजिए, तो 2 से भाग करेंगे 6 को, तो 2 तिहाई 6, देखिए पूरा भाग चला गया। अर्थात 6 को हम 6 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में किन संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, एक संख्या 2 होगी, एक संख्या क्या होगी, 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 3। इस प्रकार से बड़ी संख्याओं को भी हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में इस तरह से लिखते हैं। अगर हमें एक संख्या ज्ञात हो तो दूसरी संख्या के लिए क्या करते हैं, हम भाग करके दूसरी संख्या
ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर देखिए ए नंबर 60, तो 60 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में हमने पहले क्या लिख दिया, 6 दहाम 60। क्या लिख दिया हमने, 6 दहाम 60। ठीक, अर्थात जो 60 है वह 6 से भी कटेगा और 10 के भी पहाड़ा में आएगा, 10 से भी विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 6 को हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में कैसे लिखे, 2, एक संख्या 2 ले लिया, तो दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगी, हम क्या करेंगे, 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 से हम 6 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6। देखिए पूरा भाग चला गया, तो यहाँ पे अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, इसी तरह से देखिए 10, अब 10 को हमने एक संख्या 5 लिख दिया, गुणनखंड वृक्ष के रूप में एक संख्या हमने 5 ले ली, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या आएगी, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 आएगा। हमें कैसे प्राप्त होगा, देखिए आप 5 से 10 को भाग दीजिए, 10 को हमने 5 से भाग दिया तो 5 दूना 10 होगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 60 को हमने एक संख्या गुणनखंड 60 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिख रहे हैं 2 शाखाओं के रूप में, तो एक शाखा में एक संख्या क्या है, 30, तो दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पे, उसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे दूसरी संख्या, 30 से 60 को भाग करेंगे। 30 से हमने क्या किया, 60 को भाग किया, तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 दूना कितना होगा, 60, पूरा भाग चला गया, अर्थात 60 बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 2, एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 2। अब देखिए 30 को 2 शाखाओं के रूप में हमें लिखना है, तो एक संख्या क्या है, 10, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हम भाग करेंगे इसी तरह से, 10 तिहाई 30, तो 3 बार भाग चला गया, 10 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 10 तिहाई 30, तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा 3। अब देखिए 10 को हमें 2 शाखाओं के रूप में लिखना है, तो क्या क्या हम लिखेंगे, 2, इसको 10 को हमें 2 शाखाओं के रूप में लिखना है तो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे, जैसे 2, तो 2 यदि हमने एक जगह 2 ले लिया तो 2 पंचे 10, दूसरी जगह क्या लेना होगा, 5। ठीक, 2 एक जगह हमने 2 लिया तो दूसरी जगह क्या होगा, 2 पंचे 10। ठीक, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं कि एक भाज्य संख्या हमें दी गई है, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में, भाज्य संख्या का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो बोला गया है कि इनमें किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, इसको समझते हैं, कोई संख्या यहाँ पे लेते हैं जैसे 12। ठीक, यहाँ पर हल हम कोई संख्या लेते हैं यहाँ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 12, और क्या लिख सकते हैं, 2 छक्का 12, और क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12, और क्या लिख सकते हैं, 1 के गुणनफल के रूप में लिख लिया, 2 के गुणनफल के रूप में, 3 के गुणनफल के रूप में। अब 4 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे देखिए 4 3, 4 और 3 यहाँ पे रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। इस प्रकार से 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 6 और 12, 4 6 और 12, ये क्या है, 12 के गुणनखंड, सभी गुणनखंड है। अब क्या बोला है कि एक भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमने 12 ले लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए 12 के हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं, अब इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 के गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए हैं,
अब 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे हम? 12 और इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा है क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, इसी तरह से आगे। तो हम पहले 12 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 12 से अधिक न हो। 2 छक्का 12 कितने बार आया? 6 बार आया, तो 6 लिख देंगे। अब फिर 6 को देखिए 2 से कटे, 2 के पहाड़ा में आता है 6 आता है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, 3 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 3 बचा, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 एकम 3। जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना बंद कर देंगे। इस तरह से 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए अतः हम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, 12 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, लेकिन 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ओनली इनमें संख्या क्या है? 2, 2, 3, ओनली क्या है यहाँ पे? 2 और 3 है। अब देखिए, और यहाँ पे एक बच गया, 1 नहीं आया है, 4 नहीं आया, 6 नहीं आया और 12 नहीं आया, तो 1 क्या है यहाँ पे? संख्या 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 1 क्या है? न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। और 12 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक और भाज्य संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। लिख देंगे एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक और भाज्य संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि कोई एक भाज्य संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में हम किन किन गुणनखंडों को शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए एक संख्या भाज्य संख्या 12 है, 12 के गुणनखंड ए आ गए और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 3 आया है, 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके आगे की 4, 6 और 12 ये क्या है? भाज्य संख्या है और एक भाज्य है न तो अभाज्य है। तो अतः हम लिख देंगे एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक और भाज्य संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल और केवल अभाज्य संख्याओं को ही सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों इस प्रश्नावली 3.5 में कुल 12 प्रश्न है, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप उन वीडियो को एक बार अवश्य देखें। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।